क्लास 9th में आपने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा जो कि फर्दर डिवाइडेड है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स की बात करें तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट सारे कंपाउंड्स में ही आते हैं, लेकिन एलिमेंट्स की बात करें तो ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिटेल में। हमारे आसपास बहुत जगह पे मेटल्स प्रेजेंट है, जैसे कि कॉपर वायर्स आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती है, तो उसमें कॉपर क्या है वो एक मेटल में आता है। आपने एल्युमिनियम फॉयल बहुत जगह देखा होगा जो रोटियां पैक करने में काम आता है, तो एल्युमिनियम क्या है वो एक मेटल में आता है। एंड आपने ज्वेलरी का अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है या घरों में आपने ज्वेलरीज देखी होंगी तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सारे मेटल्स के अंडर आते हैं। फर्दर हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जिसमें हाई रिएक्टिविटी टू लोएस्ट रिएक्टिविटी जाएंगे। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं जिनमें इतनी जान पहचान नहीं होती कि वो बहुत सारे अदर चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सके। तो इसी में से हम बहुत सारे रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, लेकिन इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। नेक्स्ट हम जाएंगे नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन मेटल्स हमारे आसपास जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, और हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या है नॉन मेटल्स के अंडर आती है। और हम खुद किस चीज़ के बने हैं, कार्बन के बने हुए हैं, और कार्बन किसके अंडर आता है, नॉन मेटल में ही आता है। तो आज हम चलते हैं एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दुनिया में, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अपने दोस्त बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डिमांडिंग चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, ये चैप्टर से बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। रीज़न क्या है, रिएक्शंस बहुत सारे हैं और रिएक्शंस काफ़ी सिमिलर से हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे रिएक्शंस एंड में जलेबी की तरह घूम के कहाँ पे आ जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज पे आ जाते हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से आती है तो आप रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर लेते हो, राइट। एंड मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको रिएक्शन समझ के फिर उसको लिखो तो आपको बर्डन ना लगे, ना कि आप उनको सीधा क्या करो, क्रैम करो। वो वाली मेरी बिल्कुल मेथड नहीं है पढ़ाने का। तो आज हम शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके लिए पहले देखते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले देखते हैं मेटल्स होते क्या है, हमारे आसपास कौन से मेटल्स हैं। सो हमारे आसपास जो आपने मेटल्स अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे, आयरन, लोहा आपने देखा होगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फॉयल देखा है ना, मम्मी उसमें रोटियां वगैरह पैक करके देते हैं। तो कॉपर, कॉपर की वायर्स होती है, सिल्वर, सोना चांदी, सोना चांदी, प्लैटिनम, इसकी भी ज्वेलरी बनती है। ये सारे क्या है, ये सारे मेटल्स हैं। देन जिंक, टिन, लेड, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कहाँ है, मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है ना, उसके बीच में मर्क्यूरी पाई जाती है। देन सोडियम, पोटाशियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं, हमारे आसपास मेटल्स होते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स एक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स इन दोनों के बीच में, जिसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करती है, कुछ कुछ नॉन मेटल से करती है। ये आपने 9th क्लास में हल्का सा पढ़ के आए हो, 9th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज का हमारे लेक्चर में उसी चीज को रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या कुछ पढ़ा था। जो मेटल होते हैं, दिस आर नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं हमारे आसपास, कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 4 है, पूरी की पूरी डिटेल कार्बन की स्टडी करी है। तो आपको उससे ये तो पता लग ही गया होगा कि कार्बन हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है। मैं भी कार्बन से बनी हूँ, आप भी कार्बन से बने हो, कहीं ना कहीं हर चीज में कहीं ना कहीं कार्बन है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। ओके, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। देखो, अगर नॉन मेटल की बात करूँ ना, तो नॉन मेटल 22 नॉन मेटल्स है। पूरे एलिमेंट्स में ज्यादातर मेटल्स हैं, कम नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। उन्हीं नॉन मेटल्स में से अगर मेरे पास 22 नॉन मेटल्स हैं, उसमें से 10 क्या हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स, 11 क्या है, गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स ही हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। एक है हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल विच इज अ लिक्विड, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अभी के लिए बता देती हूँ वो कौन सा है, ब्रोमीन। कौन सा है हमारे पास लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल मतलब जो शीट्स में ड्रॉ हो जाती है। अच्छा, आपने
स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, उसमें रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, वहां पे क्या देखा था हमने, गोल्ड फॉइल, बहुत ही थिन शीट, ठीक है। गोल्ड क्या है, एक मेटल है, बहुत ही ज्यादा थिन शीट, नैनोमीटर्स वाली शीट, उसमें हमने क्या किया, गोल्ड फॉइल को यूज किया, राइट। तो क्या इसका क्या मतलब है, जो मेटल्स होते हैं बहुत ही थिन शीट्स में बदले जा सकते हैं, इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल जो रैप करते हैं, रोटियां को पैक करते हैं हम, जब अपने टिफिन को पैक करते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो क्या है, एक तरह का एल्यूमिनियम इज अ मेटल, और ये शीट्स में ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की होती है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है। आजकल रिकमेंड किया जाता है कि एल्यूमिनियम फॉइल को नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद आवर फूड, और हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता वो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप कुछ और यूज कर सकते हो, पोने, जो कपड़े के पोने होते हैं वो यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम फॉइल को यूज नहीं करना चाहिए फॉर these purposes कि आपने अपना टिफिन वगैरह पैक करना है। सो नेक्स्ट इज डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या चीज होती है, डक्टाइल मीन्स वायर्स में उसको ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। क्या बनाई जा सकती है, उसकी वायर्स बनाई जा सकती है, जैसे कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि कॉपर को इजीली वायर्स में तब्दील किया जा रहा है। गोल्ड है, आप चूड़ियां डालते हो, आप नहीं, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा कड़े वगैरह तो डालते ही होंगे ना, तो गोल्ड के कड़े, ठीक है, वो क्यों उस चीज में एक तरह का वायर, कड़ा जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ वायर ओनली, ठीक है, सॉलिड टाइप की वायर होती है। तो देखो उस चीज में, ज्वेलरीज में कैसे ये बदला जा सकता है, क्योंकि ये मेलिएबल है और डक्टाइल है, इसलिए गोल्ड, प्लैटिनम, इसे कोई भी शेप दी जा रही है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, they can be drawn into wires. नेक्स्ट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब अगर मैं यहाँ पे, मैं मेटल हूँ, यहाँ पे हीट आ रही है, तो अगर मैं मेटल हूँ मैं उसको कंडक्ट करवा दूंगी, मेरे से क्या हो जाएगी, हीट पास हो जाएगी। अगर मैं नॉन मेटल हूँ तो मैं क्या करूंगी, हीट को पास नहीं होने दूंगी। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द कुकिंग यूटेंसिल्स, जो आपके खाने के, अगर देखो यार यहाँ पे है खाना बन रहा है और यहाँ पे कुकिंग यूटेंसिल्स है, तो यहाँ पे जो हीट जा रही है, अगर यहाँ पे ये रहा तुम्हारा खाना, ठीक है, तो ये जो लेयर है इससे क्या होनी चाहिए, हीट पास होनी चाहिए, तभी आपके खाने तक वो हीट पहुंचेगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स क्या है, हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, इसीलिए इनको यूज किया जाता है फॉर यूटेंसिल्स, है ना, वाटर बॉयलर्स, इन सब चीजों के लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल के यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट इज The poorest conductor of heat among the metals are lead and mercury. देखो केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, और इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शंस है, तो इस चीज को याद रखना है। पुअरेस्ट कंडक्टर, वैसे तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन लेड एंड मरकरी जो है मेटल होते हुए भी पुअर कंडक्टर है, हीट को अपने से अच्छे से पास नहीं होने देता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मैं मेटल हूं तो इजीली पास हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल वायर जो है यूजुअली कॉपर की बनी होती है। व्हाट इज द रीजन, पहली तो बात कि वो वायर्स में बदली जा सकती है, अगर हम किसी चीज को वायर में बदल ही नहीं पा रहे तो वो गुड भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका क्या करेंगे हम जब वो वायर्स में नहीं बदली जा रही। तो पहला पॉइंट है कि वो डक्टाइल है इस वजह से। सेकंड इज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ओके, दैट इज व्हाई कॉपर को हम यूज करते हैं एज इलेक्ट्रिकल वायर्स। देन द मेटल्स लाइक आयरन एंड मर्करी, अगेन एक्सेप्शन आ गई है। आयरन एंड मर्करी जो है वो लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती, हालांकि वो मेटल्स है फिर भी यही हरकतें करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल वायर्स दैट कैरी करंट। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स करंट कैरी करती है, अभी इलेक्ट्रिकल वायर्स यार ऐसे ही थोड़ी ना कि कॉपर वायर है उसको तो अगर वो कंडक्टर, अगर वो ही इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करवा रही है, आप उसको हाथ लगाओगे करंट लग जाएगा,
खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को कोट किया जाता है, किससे कोट किया जाता है, मतलब उसको कवर किया जाता है पीवीसी से, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से उसे क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, बिकॉज पीवीसी जो होती है इट इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कहे वो इंसुलेटर है जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। एक चीज है कॉपर वायर, जिसको अगर आप हाथ लगाओगे आपको करंट लग जाएगा, उसके ऊपर कवरिंग कर दी इंसुलेटर की। अभी क्या है, अंदर से तो करंट पास हो रहा है लेकिन ऊपर कवरिंग कर दी इंसुलेटर की। ये वैसे ही है जैसे आप बॉडीगार्ड जो होते हैं ना स्टार्स के साथ, वैसे ही है। ये जो पीवीसी है ये किसका काम कर रहा है, बॉडीगार्ड का काम कर रहा है। सलमान खान के साथ बॉडीगार्ड घूमते हैं तो ये पीवीसी क्या है, उनका बॉडीगार्ड है, किसका, कॉपर वायर्स का। नेक्स्ट इज मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स जो होते हैं चमकते हैं, ठीक है, बहुत चमक होती है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, देखा ही होगा इन सब में चमक बहुत होती है, ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, गुड लस्टर होते हैं, लस्टर मतलब शाइन करते हैं, चमकते हैं। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसको बहुत ही बाहर रखेंगे बहुत टाइम के लिए, तो मेटल्स की एक और चीज होती है, ऊपर ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद इनकी अपीयरेंस डल भी हो जाती है। ओके, वैसे तो ये शाइनी होते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ऑक्साइड लेयर की वजह से इनकी अपीयरेंस जो होती है वो डल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन 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 हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम एंड पोटाशियम जो सॉफ्ट होते हैं। इसको इस तरीके का होता है सोडियम, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में जब आप फर्दर क्लासेस में जाओगे सोडियम के बेसिस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैं बीएससी के टाइम पे करती होती थी, बहुत बहुत मजा आता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम मेटल होता है ना बहुत इजीली कट हो जाता है, बहुत इजीली कट हो जाता है, इतना सॉफ्ट होता है ये। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए आयरन के जो ये यहाँ पे देखो, ये जो रेलवे पट्टियां होती है, रेलवे लाइंस होती हैं, ठीक है, ये इतनी बड़ी ट्रेन के बोझ को कैसे सह लेती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। एंड ये जो है ब्रिज वगैरह ये सारे मेटल्स के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, क्योंकि ये इतनी सारी ट्रैफिक को बर्दाश्त कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगेन हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सोडियम एंड पोटाशियम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन 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 एक ऐसा मेटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूं, एक ऐसा मेटल है जो क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड नहीं होता, दैट इज मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो कितनी सुंदर सी है ना मर्क्यूरी, राइट, ये थर्मोमीटर्स में यूज होती है, थर्मोमीटर्स जो होते हैं उसमें यूज होती है मर्क्यूरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेटल्स की सब अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, शीट्स में भी बदल सकते हैं, वायर्स में भी इनको बदल सकते हैं, एक्सेप्शंस तो चलो साथ साथ में पढ़ ही रहे हैं। और अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1500 के आसपास है, सोच सकते हो। इसीलिए आयरन जो है, ऐसे ही अगर आप आयरन को किसी बर्तन में रखोगे, उसको आग लगाओगे, मेल्ट करने की कोशिश करोगे, ऐसे मेल्ट नहीं होने वाला आयरन, ठीक है, इसीलिए तो इतना बर्दाश्त कर लेता है इतनी सारी चीजें, इतनी धूप आती है। ऐसा तो नहीं ना रेलवे ट्रैक पिघल जाता है, फिर तो सारी चीजें खत्म ही हो जाए अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाए। ओके, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1000 के आसपास है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे गैलियम, सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो है। देखो यार, एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है, तो एक्सेप्शंस याद रखनी बहुत जरूरी है कि गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूं, आपके पास ये है एक बॉक्स, ठीक है, इसके बीच में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये है मेरे पास एक दूसरा बॉक्स जिसके बीच में कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स है। तो अभी डेंसिटी, भारीपन किसका याद है, वॉल्यूम मैंने सेम रखा है, मॉलिक्यूल्स को बदल दिया है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा मास होगा,
ठीक है। अगर मैं इस रूम में 50 बंदे भर दूं तो इसकी रूम की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी सिर्फ मैं अकेली खड़ी हूं तो डेंसिटी कम हो चुकी है। सेम वॉल्यूम में कितना मास ज्यादा है, वहां से हम डेंसिटी को पता लगाते हैं। और मेटल्स के जो मॉलिक्यूल्स है, अगर ये मेटल का एक स्ट्रक्चर देखो तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास पास बैठे होंगे, मतलब डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है मेटल्स की। भारी बहुत होता है, आप लोहे का इतनी बड़ी कोई बॉक्स उठा लो तो आपको मुश्किल लगेगा उसे उठाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेटल्स भारी होते हैं। बट सोडियम एंड पोटाशियम, अगेन सोडियम एंड पोटाशियम नहीं सुन रहे मेटल्स की बात, वो कहते हैं हम अलग है, हम यूनिक है। तो इनको याद रखना है, सोडियम एंड पोटाशियम हमेशा एक्सेप्शन ही शो कर रहे हैं। ये क्या है? दे हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज काफी काफी लो होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब ये आवाज आवाज करते हैं, आवाज जैसे अगर आपने अपने स्कूल्स में बेल को सुना होगा, बेल बजती है ना, ठीक है। जब हम होते थे तब तो बेल ही बजती थी, अभी तो इलेक्ट्रिकल बेल्स आ चुकी हैं। तुम तो नए जमाने के बच्चे हो, हम पुराने जमाने के हैं। तो वहां पे क्या होता था, बेल बजती थी तो यार वहां पे क्या होता था, बेल जो इतनी दूर तक आ जाती थी आवाज, ठीक है। सपोज करो कॉरिडोर में बेल बज रही है, आपकी हर क्लास तक उसकी साउंड जा रही है, क्योंकि वो मेटल की बनी होती थी, मेटल की बनी होती थी, इसी वजह से आवाज हर क्लास तक बड़े आराम से सुन जाती थी। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि मेटल्स बहुत सोनरस होते हैं, बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड सोनरस और सोनोरिटी। ओके, मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, इसीलिए बेल्स, स्ट्रिंग्स, वायर्स, जो गिटार सितार, अगर किसी को शौक होगा बजाने का तो सितार गिटार की जो वायर्स होती है ना, बहुत जो अच्छी प्यारी सी साउंड संगीत प्रोड्यूस करती है, वो भी मेटल्स की बनी होती है, राइट। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, वायलिन, ये सारी चीजें, म्यूजिक में मेटल्स का बहुत ही ज्यादा योगदान है। केमिस्ट्री हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स का यूजुअली अपने आसपास देख लो, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे क्या है, इनका सिल्वरिश ग्रेइश सा कलर है। लेकिन बेटा रेडिश ब्राउन कलर होता है हमारे कॉपर का। कॉपर भाई साहब का क्या कलर है? अलग से इनका है रेडिश ब्राउन कलर। और गोल्ड का कलर तो तुम्हें सभी को पता होगा, गोल्ड का कलर तो सभी को पता है। महंगी चीज का कलर किसे नहीं पता? गोल्ड बहुत महंगा है तो उसका कलर क्या है? येलो कलर का होता है। सभी ने गोल्ड देखा होगा, है ना, खरीदने की इच्छा भी होगी। मुझे वैसे गोल्ड इतना कुछ खास पसंद नहीं है, हमें डायमंड पसंद है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आप उससे भी ज्यादा महंगी चीज को पसंद कर रहे हो। ओके, डायमंड के बारे में भी आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा ही होगा कि डायमंड किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है ना। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है। तो ये दोनों क्या है? एलोट्रॉप्स। बट एक चीज बहुत सस्ती है, एक चीज बहुत महंगी है। पर ये है क्या? डायमंड कार्बन से बना होता है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है ना। तो अभी हम नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ना, कार्बन जैसे है वो नॉन मेटल है, उसके एलोट्रॉप्स, डायमंड क्यों इतना महंगा है, ग्रेफाइट क्यों इतना सस्ता है, डायमंड की क्या प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट की क्या प्रॉपर्टी है, सारा डिटेल में है। सो नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल, ना तो ये शीट्स में बदल सकते हैं, ना ही हम इसको वायर्स में बदल सकते हैं, क्योंकि ये काफी ब्रिटल से होते हैं। ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बहुत इजीली टूट जाते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अभी इनको तुम वायर्स में बदल सकते हो? इनको तुम शीट्स में बदल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कैसे बदलोगे? कुछ है ही नहीं इनमें, इनको कैसे बदल सकेंगे? कार्बन जो है कोयला, उसको बदल सकते हो शीट में? वायर में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, राइट। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मतलब ये चमकते बिल्कुल भी नहीं है। बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, डायमंड कार्बन से बना है, आप बोल रहे हो चमकते नहीं हो। तो बेटा ये एक्सेप्शन है। डायमंड जो है, वैसे तो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है बहुत हार्डेस्ट मटेरियल नोन है, ठीक है। वैसे तो नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, लेकिन डायमंड इकलौता नॉन मेटल है जो चमकता है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आयोडीन इज नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। तो कहता है एक आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, जो चमकता है, हैविंग अ शाइनी सरफेस, जिसकी सरफेस बहुत ही ज्यादा शाइनी होती है। कुछ इस तरीके का दिखता है आयोडीन। अगर आपको ये चॉइस आ जाए, जो वो मेटल, वो नॉन मेटल जो लस्ट्रस है, आपको ऑप्शन में आयोडीन भी हो
और आपको ऑप्शन में क्या हो, डायमंड भी हो, तो आपको क्या टिक करना है, आयोडीन टिक करना है, क्योंकि डायमंड फिर भी कार्बन की एक आगे एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्योर आयोडीन की सीधा, आयोडीन तो सीधा उसकी प्योर फॉर्म में ही चमकना शुरू कर देता है, कार्बन उसकी प्योर फॉर्म में नहीं चमकता, उसके बाद जब वो डायमंड में कन्वर्ट होता है बहुत सारी हीट दे के, उसके बाद वो चमकना शुरू होता है। उसे कहते हैं कोयले की तरह जलो ताकि तुम हीरा बन सको। ठीक है, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप हीरा बन सको एंड में, ग्रेफाइट नहीं बनना हमें। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, बिकॉज इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कहता एक लौता नॉन मेटल है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ग्रेफाइट एंड डायमंड के स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हुए हैं। वहां पे आपने क्या देखा होगा, ग्रेफाइट जो होता है वो कैसे हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, इस वजह से ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बट डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके चारों के चारों कार्बन के क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और वो बॉन्ड्स बना लेते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। इस वजह से डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एन एक्सेप्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है बट वाई, ये मैंने आपको बता ही दिया है रीजन क्या है बट वाई। ओके, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स क्या थे, हार्ड थे जनरली, नॉन मेटल्स जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है दैट इज डायमंड, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ओनली नॉन मेटल कार्बन जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, ये बात बता दी है हमने। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। बिल्कुल मैंने सेकंड स्लाइड में ही आपको बता दिया था कि बिल्कुल ऐसे होते हैं। कार्बन एंड सल्फर फास्फोरस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन की बात करें तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की बात करें तो ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच इज द नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, दैट इज मर्क्यूरी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका एज कंपेयर टू मेटल्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है। ओके, सो एक्सेप्ट डायमंड विच इज द नॉन मेटल, डायमंड तो यार है ही एक्सेप्शन। जैसे वहां पे कौन अगेंस्ट जा रहा था इनके, कौन था, सोडियम एंड पोटाशियम, मोस्टली वही जा रहे थे अगेंस्ट। यहाँ पे बीच बीच में आयोडीन भी आया जो शाइन करने लग पड़ा। यहाँ पे डायमंड तो हर जगह ही अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्ट डायमंड विच इज अ नॉन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है डायमंड का। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। अब यार कार्बन का तो ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर ऐसे सोनरस होने लग गए ना, सारा दिन यहाँ पे छन 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 छन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये तो नॉन मेटल्स हैं। अगर नॉन मेटल सोनरस होने लग जाएं, गैसेस हैं, ये तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ही ना, तो क्या होगा, सारा दिन छन 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 छन, पागल हो जाओगे आप सब। इसलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, वो आवाज प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, इनके जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। सल्फर जैसे येलो कलर का है, फॉस्फोरस व्हाइट या रेड फॉस्फोरस भी आता है, व्हाइट फॉस्फोरस भी आता है। ग्रेफाइट काला होता है, पेंसिल का सिक्का। ठीक है, ग्रेफाइट काले कलर का होता है। क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, वेयर एज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर कलरलेस। ये क्या होते हैं, कलरलेस गैसेस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज अ लिक्विड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक काम करो, कमेंट सेक्शन में इन सभी का आंसर दो मुझे, पॉज करो इस वीडियो को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज अ लिक्विड, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड है,
कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, अभी सारा का सारा करवाया है, वो एक बारी रिवीजन हो जाएगी, फास्ट रिवीजन हो जाएगी। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है? नॉन मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, उसका आंसर दो। सॉफ्ट मेटल। यूजुअली मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है, वो एग्जांपल दो। नॉन मेटल्स यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है, उसकी एग्जांपल दो। नेक्स्ट इज, आई थिंक दैट्स इट, या सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस को पॉज करो इस वीडियो को, एंड इन तीनों का मुझे आंसर दो। दिस इज पार्ट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, उसके बाद आती हूँ। बच्चों आई होप सो आपने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिख दिए होंगे। अभी चेक करते हैं आपने आंसर सही लिखे या गड़बड़ कर दी कहीं। मेटल्स जो कि क्या है, लिक्विड है, एक ही मेटल है जो लिक्विड है, वो क्या है हमारे पास, मर्क्यूरी, जिसका सिंबल है Hg। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल जो कि लिक्विड है, वो क्या है हमारे पास, ब्रोमीन। नेक्स्ट इज लस्ट्रस नॉन मेटल। लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा होता है, आयोडीन, एक लौता नॉन मेटल है जो कि चमकता है। सॉफ्ट मेटल्स एंड हार्ड नॉन मेटल। सॉफ्ट मेटल कौन से हो गए, पोटाशियम एंड सोडियम। नेक्स्ट इज हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा होगा हमारे पास, दैट इज डायमंड। कौन सा है, डायमंड, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट अभी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एक एक करके। इससे बच्चे काफी घबरा जाते हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ एक चार्ट याद करना है और थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस लगानी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अभी ये देखो हर तरह का मेटल जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं सोडियम एंड पोटाशियम की बात करूं, वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर बात करें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक की, ये रिएक्टिविटी सीरीज ही है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद करोगे तो ये भी बहुत इजीली ये चार्ट आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको एग्जाम से पहले जब क्विक रिवीजन होती है, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ को सेव कर लेना। ये चार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रूम टेम्परेचर पे सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट करते हैं, हीट करने पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक जो उसके नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो रिएक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हीट मेटल्स होते हैं जिनको हीट करके भी वो रिएक्ट नहीं कर रहे, तो अभी बहुत ज्यादा हीट करनी पड़ेगी। तो अभी हमने क्या किया, बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीट, बहुत ही टाइम तक उसको हीट किया, फिर कॉपर ने जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू किया। देन कुछ ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, वो कौन से हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। इसी वजह से तो इतने महंगे हैं। ज्वेलरीज ले लो, वो ऑक्सीजन के साथ तो वैसे ही रिएक्ट नहीं कर रहे, आप उसको हीट करो फिर भी रिएक्ट नहीं कर रहे ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये करोड नहीं होते, इसी वजह से इनको ज्वेलरीज बनाई जाती है जो सालों साल चल जाती है। कोरोजन का भी 10 मिनट्स का अलग से कंसेप्ट है जिसको आप आराम से सुन सकते हो। वैसे इस चैप्टर में भी है, लेकिन मैंने अलग से डेडिकेटेड इसका कंसेप्ट बनाया है। ओके, सो डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट इज, देखो ये बहुत जरूरी है, आयरन जो है वैसे तो रिएक्ट नहीं करता, आयरन वैसे रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको कद्दूकस कर दोगे, मतलब आपने पनीर का टुकड़ा लिया, ठीक है, उसको कद्दूकस करके जब आप पिज्जा पे ऊपर उसको रखते हो, उसके बाद वो जो मेल्ट होता है बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट होता है। अगर ऐसे ही टुकड़े का टुकड़ा जो बाजार से आता है उसको एज इट इज पिज्जा के ऊपर रख दो, वो मजा नहीं आएगा, वो कहाँ से इतने अच्छे से मेल्ट होगा। सेम वही चीज है, आपने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है कद्दूकस करके, वो पनीर को किया था, चीज को किया था, यहाँ पे क्या किया, आयरन का कर दिया, आयरन फिलिंग्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। जब आयरन को आयरन फिलिंग्स में कन्वर्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हीट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास चार्ट है जो आपको याद रखना है। सोडियम पोटाशियम रूम टेम्परेचर पे, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक हीट करने पे, कॉपर जो है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से, सिल्वर गोल्ड बिल्कुल ही नहीं करते हैं, आयरन जो है उसको कद्दूकस करके क्या करते हैं, हम रिएक्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट इज एट रूम टेम्परेचर, एक एक करके सभी के हम रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा हमारे पास, मेटल ऑक्साइड बना देगा।
क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। वही चीज यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे ये मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। और आपको मेटल ऑक्साइड्स बनाने, देखो मेटल जो है Na पॉजिटिव है और यहाँ पे O2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो वैलेंसी एक्सचेंज कर लेंगे और ये आ जाएगा Na2O, ऐसे बन जाएगा। इसी तरीके से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, Na2O नहीं NaO2 ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना कॉपी पे हाथ रखा और रट रहे हो Na2O NaO2, उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, वो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूले सिखाए गए हैं, आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में वो फॉर्मूले सिखाए गए बनाते कैसे हैं, अगर आपके पास आयंस हो, Na पॉजिटिव हो, O नेगेटिव हो, तो उस चीज का यूज करना है आपने। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, K पॉजिटिव है, यहाँ पे O2 नेगेटिव है, मैंने इसका मेटल ऑक्साइड बनाना है तो आ जाएगा K2O आ जाएगा। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड बनाता है, और वो मेटल ऑक्साइड जो होती है दैट इज बेसिक इन नेचर। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। इसको अगर हम पानी में रखते हैं तो ये क्या बनाती है, अल्कलीज बना लेती हैं, ठीक है। मतलब बेसिसिटी, बेसिक होने की वजह से अल्कलीज बना लेती है। तो ये मेटल ऑक्साइड रहा, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, इसने क्या बना दिया, NaOH बना दिया। ये मेटल ऑक्साइड मतलब इन्होंने क्या किया, मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये OH से क्या पता लगता है, दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, सो क्या किया हमने, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये मतलब क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देंगे। नेक्स्ट इज, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे क्या है, रूम टेम्परेचर वाले, रूम टेम्परेचर वाले कौन कौन से थे, पोटाशियम था एंड सोडियम था, उन दोनों के रिएक्शंस हमने देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद हीटिंग वाले। पोटाशियम एंड सोडियम का जो है रिएक्ट विग्रसली, बहुत ही जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, ये इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि ये फायर कैच कर लेते हैं एंड स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट इन ओपन एयर। अगर आपको खुले में छोड़ दोगे तो क्या करेंगे, बर्न करना शुरू कर देंगे। बहुत ही ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब एक होता है नहीं मेटल्स, एक ऐसे बच्चे जिनको बस बाहर भेज दो तुम, ठीक है, उनकी बस शुरू है आवारागर्दी पूरी, ठीक है। तो वही वाले बच्चे हैं ये, जिनको बस एक बार ही ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट हो जाए इनका और ये क्या करना शुरू कर देंगे, बहुत ही ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करेंगे एंड फायर को कैच करेंगे। इसी वजह से इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि प्रिवेंट हो सके किससे, रिएक्शन विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर। नेक्स्ट इज, ये आता है ऑन हीटिंग वाला। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, ओके ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, अरे ये तो था, ओके। ऑन हीटिंग में कौन से थे हमारे पास मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये तीन मेटल थे। देखो ये तीन मेटल अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। अगर मैं Mg2 पॉजिटिव में होता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा Mg2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन हमेशा 2 नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है और ये यहाँ पे कट के वैलेंसी चेंज करके MgO2 आ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, MgO, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला बनाने आने चाहिए, ठीक है। बस इतना याद रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड बनानी है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनाई, Al2O3 की मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगी, Al3 पॉजिटिव है, O2 नेगेटिव है, वैलेंसी एक्सचेंज करके Al2O3 बन जाएगी। जिंक का भी सेम है, जिंक 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, ये 2 नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ZnO, 2 इनकी वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है। ये तीनों ने क्या कर दिया, मेटल ऑक्साइड्स बहुत इजीली बना दिए। अभी आएगी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये तो भाई तुम्हारा बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन ये जो 2 ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं कि एम्फ का मतलब होता है डुअल नेचर शो करना, कि ये बेसिक नेचर भी शो करते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। वो कहते हैं 2 फेस्ड पीपल, मतलब
सामने वाले को देख के अपना व्यवहार बदल लेते हैं। अगर सामने वाला है बहुत ही टॉप का बंदा तो एकदम से धीमी सी आवाज में बात करेंगे। अगर सामने वाला है ठीक ठाक बंदा तो ये क्या करेंगे, एकदम से उसके सामने रोब जमाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस तरीके के हैं कौन से, हमारे एल्यूमिनियम एंड जिंक, इस तरीके के हैं। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, ये पार्शियली वाटर में डिजोल्व होता है। अगेन क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव से वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, Mg2 इधर चला जाएगा, उसका 1 इधर आ जाएगा और हमारे पास इस तरीके का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम एंड मेटल, जिंक मेटल जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मतलब सामने वाले को देख के क्या कर लेते हैं, अपना व्यवहार बदल लेते हैं, अपनी नेचर को बदल लेते हैं। ओके, सो ये क्या करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट कर। अगर तो सामने आ गया एसिड, एसिड तो बड़ा खतरनाक है, ठीक है, डॉन है ये तो। अगर सामने एसिड आ गया, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एज ना स्वीट सा बेस बना, बेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देना है कि मैं तो बहुत स्वीट हूँ, मैं तो बहुत प्यारा हूँ। और जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो ये हमारे पास बनेगा सॉल्ट, और यहाँ पे बन गया पानी। एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, वही सेम चीज हो रही है यहाँ पे। क्योंकि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये सॉल्ट दे देगा और पानी दे देगा। ओके, ये हो जाते हैं हमारे, रंग बदल लेता है ये, हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने रंग बदला है एसिड और बेस को देखते ही कि भाई एसिड आ गया बेस बन जाता हो, बेस आ गया एसिड बन जाता हो, इस तरीके से ये बदलते हैं। देन देयर इज जिंक ऑक्साइड, ये अगर सामने आ जाए एसिड तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेस में, और अगर यहाँ पे सामने आ जाए बेस तो ये किस में बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा, खुद का व्यवहार बदल लेगा, सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। बहुत ही सिंपल से रिएक्शंस है, ठीक है, याद क्या रखना है, जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं इन नेचर, इस वजह से ये क्या करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग में हमने क्या देखा था, कॉपर के बारे में पढ़ा था कि बहुत हीट होता है, थोड़ी सी हीट करो तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम इसमें बहुत टाइम तक हीट करते रहे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो कि ब्लैक कलर का होता है। अभी एक और चीज को याद रखना है बेटा, अगर कोरोजन हो रही है इसकी, अगर कोरोजन हो रही है इसकी तो ये क्या करेगा, ग्रीन कलर देगा। कोरोजन मैंने खुद से प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से नहीं करवाई, कोरोजन कॉपर की बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में खुद से हो रही है, मैं कोई हीट नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ उसे, ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्ट करके ऊपर एक लेयर बनाता जा रहा है। जैसे आयरन के ऊपर जंग लग जाती है ना, कॉपर के ऊपर भी लग जाती है, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लगती है, इसके ऊपर ग्रीन कलर की जंग लगती है, ये कोरोजन होती है जो नेचुरली हो रही है। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती करवा रही हूँ, अगर मैं जबरदस्ती इसको हीट कर रही हूँ बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो क्या होगा, ब्लैक कलर का CuO बनेगा। ठीक है, बनना कॉपर ऑक्साइड ही है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ तो ब्लैक कलर का बन रहा है। अगर नेचुरली हो रहा है तो मेरे पास ग्रीन कलर की कोरोजन वाला प्रोडक्ट बनेगा वो। इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोरोजन की बात हो रही है तो ग्रीन कलर का बनता है कॉपर ऑक्साइड, अगर मैं प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रही हूँ तो ब्लैक कलर का बनता है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझ लेना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली। क्या बोला था, पिज्जा एज इट इज, अगर उसका पिज्जा चीज होता है उसके ऊपर रख दोगे तो भाई मजा नहीं आने वाला, वो मेल्ट भी नहीं होगा ढंग से। अगर आप उसको कद्दूकश करके ऊपर ऐसे सजा के रखते हो तो बहुत ही अच्छी लेयरिंग हो जाती है। उसी तरीके से आयरन जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, बट आयरन किसकी फॉर्म में है, आयरन फिलिंग्स की फॉर्म में है, मतलब आयरन को कद्दूकस कर दिया और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन गई। ओके, सो नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सारी बातें जो है, मैंने क्या बोला था, एंड में घूम फिर के कहाँ पे चली जाएंगी, रिएक्टिविटी सीरीज पे जाके रुक जाएंगी। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए ताकि आपको ये चार्ट भी बहुत इजीली याद हो जाए। तो रिएक्टिविटी सीरीज बच्चे क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल मतलब इस तरह के कॉलम में, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव एटम होगा, यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। ओके, मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। चलो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। इसको याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे के पूरे चैप्टर में सब कुछ आता है, आपको सब कुछ समझ आ चुका है, लेकिन ये सीरीज नहीं आती।
कुछ नहीं होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो दिक्कत ना आए तो हमने क्या करना है, इसको याद कर लेना है। बड़ा ही सिंपल सा वे है, बहुत सारी ट्रिक्स है इसकी याद करने के लिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो वाली ट्रिक भी थी, ठीक है। एक और ट्रिक थी जो मैंने सुनी थी, दैट वाज कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, इस तरीके की ट्रिक थी, मगर मिली उसे सिल्वर ऑडी, इस तरीका का कुछ था। तो आप वो इजीली ट्रिक्स बहुत सारी मिल जाएंगी और आप खुद की ट्रिक भी बना सकते हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ हो जिसको आप इसमें कन्वर्ट कर सको। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। करो ना कॉल, तो मैं इसको लिख लो, इसको नोट में ना कहीं पे, या तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ। करो ना कॉल मुझे, करो ना कॉल मुझे, करो ना कॉल मुझे, देन आप जिंदगी फिर सब पढ़ाई है। ये क्या है? आप, ऐसे मजा नहीं आ रहा ना, रेड से लिखते हैं, ओके, यहां पे लिखते हैं करो ना कॉल मुझे। भाई राइटिंग देख लेना जरा, जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिखती हूँ मैं। करो ना कॉल मुझे, आप जिंदगी, भाई कि आप ही जिंदगी हो, फिर सब पढ़ाई है, फिर तो पढ़ना ही है, फिर सब, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, अभी बातें कर लो। फिर सब पढ़ाई है, फिर सब पढ़ाई है, क्योंकि, क्योंकि क्या होगा? क्योंकि होंगे आगे, होंगे आगे, और क्या होंगे? और होंगे प्रैक्टिकल, भाई प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, यहाँ लिख लो होंगे आगे, और प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स आने वाले तुम्हारे अभी, तो यहाँ पे क्या लिखो? होंगे आगे और प्रैक्टिकल्स या प्री बोर्ड, जो भी तुम्हें ठीक लगता है, जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, होंगे आगे और प्रैक्टिकल या प्री बोर्ड, जो भी तुम्हें सूट करता है। और यहाँ से लिख दो यहाँ पे पीटी प्लैटिनम। करो ना कॉल मुझे, आप जिंदगी फिर सब पढ़ाई है, क्योंकि होंगे आगे प्री बोर्ड्स, होंगे आगे प्रैक्टिकल्स। तो इसी ट्रिक से आप याद कर लो। कोई और अच्छी ट्रिक आती है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि बाकियों का भी भला हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे आप क्या करते हो, रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेते हो, और ये ट्रिक से ही याद होती है, ऐसे सीधा याद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मेरी तो मेमोरी है वीक, मुझसे रट्टा वगैरह क्रैमिंग नहीं होती, तो मैं तो ट्रिक से ही याद करती हूँ। तो मैं भी आपको ये बोलूंगी, ट्रिक से याद कर लिया करो। अगर टीचर्स की ट्रिक नहीं पसंद आती, खुद की ट्रिक बना लो, ठीक है। The reactivity series of metals, ये थी reactivity series of metals. The metal above hydrogen, देखो ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन, ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है। जो तो हाइड्रोजन के अबव है, मतलब अगर आप हो, ठीक है, आपके जो सीनियर्स हैं वो तो भाई डोमिनेट करेंगे, वो तो आपको पटक देंगे साइड पे, वो रोब मारेंगे, पटक देंगे साइड पे। लेकिन अगर आपके कोई जूनियर आ जाए, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, आप जूनियर से थोड़ी ना डरोगे। तो सीनियर्स जो हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाई हैं, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन जूनियर्स उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, उनमें इतनी ताकत है ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही बात यहाँ पे कर रहे हैं, द मेटल अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस कर देंगे किसको, हाइड्रोजन को, फ्रॉम वाटर या एसिड। अगर वाटर की बात करो तो इसमें H2O होता है, H पॉजिटिव देन OH नेगेटिव, ठीक है, इसमें H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देंगे। अगर एसिड की बात करो उसमें भी क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देंगे, कौन रिप्लेस कर देंगे, हमारे मेटल्स उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर कहता आपका मेटल जो है वो बिलो हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हाइड्रोजन का, पानी से उसे नहीं निकाल पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वही अभी दो रिएक्टिविटी सीरीज देख लिया, अभी हम क्या करेंगे, पहले पानी के साथ रिएक्शन देखेंगे, फिर एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, जब एक मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये क्या है, H2O। अगर तो ये कहता मेटल बहुत ही ताकतवर है इससे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मेटल जो है वो स्टीम के साथ, दो तरीके होंगे इसके रिएक्ट करने के, हर मेटल ऐसा नहीं होगा ताकतवर जो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कुछ मेटल जो होंगे वो स्टीम के साथ रिएक्ट, अगर आपको पता होगा 3 चीजें हैं हमारे पास, कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है, देन स्टीम है,
कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड देन स्टीम। अगर कोल्ड वाटर की बात करूं, इनमें भी H2O सेम सी चीज है। हॉट वाटर की हीट ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। हम मेनली क्या कर रहे हैं, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे उसको थोड़ा सा हीट अप करके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि जो स्टीम होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ये आपने किस में पढ़ा था, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। सो लेट्स सी, अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। इस चीज को बड़े ही ध्यान से लिख लो, इस चीज को बड़े ही ध्यान से। अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, अगर वो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसके एक एक करके रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम, वही बात कर रहा है। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, मेटल्स के पानी के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखो, इसी चार्ट को आपने याद कर लेना है। अगर कोल्ड वाटर की बात करें तो इसके साथ 3 मेटल्स रिएक्ट करते हैं, पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। पोटाशियम एंड सोडियम को मैंने ऐसे ही रेड नहीं लिख दिया, कोई रीजन है उसके पीछे। रेड क्यों लिखा है, बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, और कैल्शियम जो है वो इतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करता। तो कौन से 3 मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ। स्टीम के साथ, जिसको बेचारा हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। उनको और भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप इसको याद करो, क्या था, करो ना कॉल मुझे, करो ना कॉल मुझे, आप जिंदगी, फिर सब पढ़ाई है, ठीक है, होंगे आगे। इसको और देख लेना, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ यहाँ पे है ये वाला सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, क्योंकि ये क्या, हाई ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। एंड मैग्नीशियम आता है यहाँ पे, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। फिर एल्यूमिनियम, जिंक एंड आता है आयरन, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। बाकी तो रिएक्ट ही नहीं करने वाले, उनको तो हम देखते ही नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ तक इनको देखा है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो आपको ये 3 चीजें भी याद हो जाएंगी। इसलिए, और एक तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो ये चार्ट आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज क्या याद होनी चाहिए, ये चीज याद होनी चाहिए कि पानी के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, स्टीम के साथ मेटल ऑक्साइड बनता है। बस आपकी सारी कहानी क्या है, सॉर्टेड हो चुकी है। और ये सभी फालतू के रिएक्शंस है जो आप इजीली क्रैक कर लोगे, अगर आपको वो 2 चीजें आती हैं इजीली इसे क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्रैक कर पा रहे हो कि नहीं। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, पोटाशियम। तो पोटाशियम जो है उसने पानी के साथ रिएक्ट करा, इसने क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, साथ में क्या किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी एंड हीट रिलीज करी। दैट मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट रिलीज करता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है। द रिएक्शन ऑफ दिस इन हाईली एक्सोथर्मिक, हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेज फायर इमीडिएटली, ये कैच कर लेती है फायर को। पर जो कैल्शियम वाला होता है उस पर मैंने रेड से नहीं लिखा हुआ था कैल्शियम को, तो कैल्शियम जो है इतना वायलेंट नहीं होता, इतना पागल नहीं होता। पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सोडियम तो पागल ही हो जाते हैं, तो ये क्या है, पागल नहीं होता। ये फिर भी क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है। मैंने बोला था मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनने वाला है। यहाँ पे हीट देखो, यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हुई है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। देन हमारे पास आता है हॉट वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रहा पानी के साथ। इसने भी क्या बना देना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देना है। अगर मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ये क्या हुआ, ओके बच्चा, सो सॉरी, बीच में टेक्निकल इशू आ गया था, बट अभी फिर से शुरू करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद स्टीम। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ तो ऐसे नहीं रिएक्ट करता बिल्कुल विग्रसली, लेकिन मैग्नीशियम क्या करता है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है, किसके साथ,
स्टीम के साथ, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद, ओके, नेक्स्ट इज स्टीम। अगर कोई स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, किसका, मेटल का। और हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं। देन देयर इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अभी एसिड्स की बात करें, देखो डाइल्यूट एसिड्स की बात करें, H पॉजिटिव वो रिलीज करेगा। जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, उसने क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है। सो मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जांपल्स। मेटल यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड से। रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पैटर्न पता है, उसी पैटर्न में इसने रिएक्ट करना है। रिएक्शन ऑफ मेटल देखते हैं अभी। सोडियम रिएक्ट्स के तब बहुत ही ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है। देन जो मैग्नीशियम है वो क्वाइट रैपिडली, मतलब इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता जितना सोडियम, बस उससे कम ही करता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज पे ऐसे ही है। जो रिएक्टिविटी सीरीज है, मैंने बोला था एंड में सारा कुछ रिएक्टिविटी सीरीज पे हमने इल्जाम लगा देना है। रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से ये सारा चैप्टर है, ठीक है, तो उसी पे हमने सारा कुछ देखना है। रिएक्टिविटी सीरीज को थैंक्स बोलना कि आपको बचा लिया। एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो एल्यूमिनियम मेटल है वो पहले बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, टू द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी, बिकॉज किसकी वजह से, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हो जाती है, कोरोजन की वजह से। एक आयरन के ऊपर भी ये ऑक्साइड लेयर आती है, लेकिन वो रस्ट होती है और वो फ्लेकी सी होती है, वो उतर जाती है, झड़ती रहती है, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है, वही करोजन उसके लिए अच्छी हो जाती है। सो करोजन इज बेनिफिशियल फॉर एल्यूमिनियम। उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, वहीं पे पड़ी रहती है, झड़ती नहीं है, वहीं पे पड़ी रहती है। तो वहां पे पड़ी रहने की वजह से वो क्या करती है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बाहर से आया, पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी लेयर वो उसको बचा लेती है, बट उसके बाद क्या होता है, जब वो लेयर ने भी हार मान दी कि भाई बॉडीगार्ड कहते हैं मैं इतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तुम्हें, बॉडीगार्ड को भी मार के क्या करते हैं, अंदर जाके हीरो हीरोइन के ऊपर पहुंच जाते हैं, उनको मारने के लिए पहुंच जाते हैं। बट व्हेन द थिन outer oxide layer gets dissolved in acid, then fresh aluminium metal, जो fresh aluminium metal है वो नीचे से निखर के बाहर आता है और वो क्या करता है, रिएक्ट करवा देता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। और यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी बेचारी रिएक्शन हो जाती है, जिसमें एक बन जाता है सॉल्ट और दूसरा क्या बन जाता है, हाइड्रोजन जो गैस है रिलीज हो जाती है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, एल्यूमिनियम जो है उसको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। यहाँ से ये H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Al3 पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, AlCl3 ये चीज बना देगा विच इज अ सॉल्ट, और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। जिंक इज वेरी लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। रिएक्टिविटी सीरीज की ही बात कर रहे हैं, जिंक जो है लेस रिएक्टिव होता है, जो रिएक्शन का मेथड सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तुमने बस यहाँ पे जिंक को क्या करना है, हाइड्रोजन को उड़ा देना है, हाइड्रोजन को कैंसिल कर देना है, हाइड्रोजन को धक्का लात मार के साइड पे कर देगा और ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा। इनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी एसिड से भाई, बट क्या हुआ, क्योंकि मेटल काफी ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन के ऊपर है, सीनियर है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को साइड कर देगा और क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। देन आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, अगेन रिएक्टिविटी सीरीज वैसे ही करके यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिएक्शन, ओके, गोल्ड सिल्वर कॉपर तो भाई कुछ भी नहीं करते, ये क्या करते हैं, नो रिएक्शन एट ऑल, रिएक्ट ही नहीं करते हैं, किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, HCl कोई भी दे दो, ये रिएक्ट नहीं करने वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटल सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो कहता है जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, वही चीज देखो, यहाँ पे H पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसने क्या बना देना है, Na2SO4 और साथ में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रह जाएगी। तो ये क्या बनता है, मेटल का सल्फेट बना देता है। मेटल सल्फेट कैसे बना, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, क्रॉस कॉम्बिनेशन से आ जाएगा Na2SO4, ये चीज बन जाएगी, दैट इज मेटल सल्फेट। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट
बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला, प्रिडिक्टेबल सा है, ये पूछा जा सकता है आपको बहुत बार। नाइट्रिक एसिड जो होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो हमारे पास क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस, देखो अगर हमारे पास सपोज करो एक बीकर में आपने नाइट्रिक एसिड डाल दिया, एक मॉलिक्यूल जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, आपके मेटल के साथ रिएक्ट कर गया, किसका, नाइट्रिक एसिड का। पर एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है उस बीकर में, तो दूसरा जो है मॉलिक्यूल उसने क्या किया, किसके साथ रिएक्ट कर गया, जो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी। आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, नाइट्रिक एसिड, एसिड और मेटल के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन गैस बनी। क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, पहले अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके किस में तब्दील कर देगा, वाटर में तब्दील कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन टू वाटर, पानी में उसको बदल देगा। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती। रीजन क्या है उसके पीछे, इससे पहले वो बनते सारी क्या हो जाता है, उसको किस में बदल देते हैं, पानी में बदल देते हैं। हमारे कौन, नाइट्रिक एसिड भाई साहब इसको बदल देते हैं। नेक्स्ट इज कहता, बट अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक मिनट इस चीज को इरेज कर दिया जाए, हाँ जी, तो ये बोल रहा है अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। क्योंकि अभी पानी ज्यादा है, नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कम हो चुके हैं, इस वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एकदम से क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, वाटर में रिलीज नहीं होगी। तो बीच बीच में कभी फंबल हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। एक्वा रीजिया की रेशो क्या है, कौन से एसिड होते हैं इसके बीच में, ठीक है, और एक्वा रीजिया का क्या यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक्वा रीजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, जिसकी रेशो क्या है, रेशो इज 1:3। तो बच्चे आपको उल्टा उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl रेशो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की क्या होती है, ये आपको बताओ। और काफी बच्चे इसको 1:3 ही लिखाएंगे, ऐसा नहीं है, ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, हमें सब कुछ आता होता है फिर भी हम गलतियां कराते हैं, ठीक है। तो कॉन्शियसली पढ़ाई करनी है। अगर आपके पास HNO3 पहले लिखा हुआ है तो 1 पहले आएगा, HCl है तो 3 आएगा बाद में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HN मतलब नाइट्रिक, आप ऐसे याद रख लो, ये रहा नाइट्रिक और ये है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो NC से याद कर लो, ठीक है। इसको कैसे याद करो तुम, NC इज व्हाट, इसकी रेशो क्या है, 1:3। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NC क्या याद करना है, NC इज 1:3। अगर आप याद करते हो CN याद करते हो तो आपको क्या याद रखना है, 3:1। ये दो चीजें आपको याद करनी है। दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। इस रेशो को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, N:C इज 1:3। इस चीज को आपने याद करना है। नेक्स्ट इज इट इज हाईली कोरोसिव, ये बहुत ही ज्यादा कोरोसिव है, मतलब कोरोड कर देता है चीजों को, इतना कोरोसिव है, इतना कोरोसिव है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम को भी, जो बेचारे कहीं से भी कोरोड नहीं हो रहे, वो भी एक्वा रीजिया में डिप होके कोरोड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा एक मिक्सचर जो गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी मिक्स कर लेता है, उसमें बताओ कौन से एसिड्स होते हैं और उनकी रेशो क्या होती है, ठीक है। इसे घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन के साथ इनका क्या रिएक्शन होता है, तो देखो जो होगा ताकतवर इंसान, अगर मेटल बी ताकतवर है मेटल ए से, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है किससे, मेटल ए से, तो ये क्या होगा, इसको
साइड पे फेंक देगा। इन दोनों की दोस्ती क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया, ओके। सो इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेटल ए की सोल्यूशन के साथ। फिर अगर ये वाला जो मेटल है, मेटल ए, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, एज कम्पेयर टू मेटल बी, तो ये क्या आएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे भी आपने इसको पढ़ा होगा। और ये क्या बना देगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। दोस्ती को तोड़ दिया, खुद उसकी जगह पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जिंदगी में। तो यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन। मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। लेस रिएक्टिव मेटल को कौन रिप्लेस कर देगा, ये जिंदगी के फंडे हैं, ये केमिस्ट्री के फंडे नहीं है, लाइफ के फंडे हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी आपको लाइफ के बारे में बताता है, ये भी आपको लाइफ के बारे में बता रहा है कि भाई अगर तो ताकतवर है कोई बाहर से, तो वो क्या करेगा, आपको फटाफट साइड पे कर देगा और आपकी जगह फटाफट ले लेगा। इसीलिए हमें क्या बनना है, ताकतवर बनना है, ताकि हमारी जगह कोई ना ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीजें भी भाई बहुत याद रखनी है। कलरलेस सोल्यूशन, रेड ब्राउन पीपीटीज, इनको इग्नोर नहीं करके चले जाना। ये जितने रिएक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, स्पेशली इस आने वाली 2-3 स्लाइड्स में, उसके कलर्स, सोल्यूशन के कलर्स अच्छे से आपको पता होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है। और ये क्या करता है, जिंक क्योंकि क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव, किससे, कॉपर मेटल से, इसलिए उसको रिप्लेस कर देता। हमारे पास क्या बन जाता है, कलरलेस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 एंड हमारे पास कॉपर मेटल निकल के आ जाता है। अगर इस चीज को उल्टा करूं, जिंक सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करे, कॉपर के साथ रिएक्ट करे। भाई कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है एज कंपेयर टू जिंक, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। अगेन Ag जो है, AgOg जो है हमारे पास, ये कॉपर से क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर ऊपर है और Ag नीचे है, लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसमें इतनी ताकत है ही नहीं इसको रिप्लेस करने की। अच्छी बात है, जितने कम रिएक्शंस होंगे तो आपके लिए तो अच्छी, उतना पीपीटीज वगैरह तुम्हें याद नहीं करनी पड़ेंगी। अ मोर रिएक्टिव मेटल, ये तो वही सेम चीज है। अगेन देयर इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को मैंने आयरन के साथ रिएक्ट करवाया और ये क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे ग्रीनिश सोल्यूशन बनाता है FeSO4 का एंड रेडिश ब्राउन कॉपर सल्फेट बना, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल बना देता है। तो यहाँ पे ये सोल्यूशंस को याद करना बहुत जरूरी है। आपको सीधा आ जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हमने किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, मेटल का नाम दे देगा X। भी फिर से भावनाओं में बह जाओगे, ठीक है। X के साथ कोई भी ABCD ले लो, X मैंने यहाँ पे लिख दिया। X के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, और आंसर में उन्होंने क्या बोला, भाई ग्रीनिश सोल्यूशन बनता है। अभी उन्होंने नाम नहीं बताया कि FeSO4 बनता है, क्या बनता है, सिर्फ ये बता दिया ग्रीनिश सोल्यूशन बनता है। तो बताओ कि वो मेटल कौन सा है, वो X क्या है। तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा FeSO4 का ग्रीन कलर होता है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं। सारा कुछ, सारा चैप्टर पढ़ के जाओगे, बट ये छोटी सी गलती होने की वजह से पेपर में गलती कराओगे। इसीलिए इनके नाम जो है, इनका कलर जो है, वो भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर इनका उल्टा करोगे, कॉपर में इतनी ताकत नहीं है, आयरन को रिप्लेस करे तो नो रिएक्शन हो जाता है। अगेन हमारे पास आता है AgNO3 के साथ कॉपर को रिएक्ट करवाया, इसने इसको रिप्लेस किया और हमारे पास ब्लू सोल्यूशन इसका बना, ग्रेइश व्हाइट पीपीटीज किसकी बनी, Ag की बनी। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो अभी तो हमारे मेटल्स के जो रिएक्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 थे। ऑक्सीजन के साथ एक चार्ट हमने याद कर लिया कि कब रूम टेम्परेचर पे होता है, कब हीट करने से, प्रोलॉन्ग हीटिंग से, कब हमने बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करना है जो मेटल ने। देन वो भी किस पे था, रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड था। फिर हमने वाटर के साथ देखा, वाटर के साथ क्या था, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड स्टीम के साथ, वो भी तीनों रिएक्टिविटी सीरीज के निकल के आते थे। अभी हमने क्या किया, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, वो भी किससे निकल के आया, रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, बहुत ही सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, यहाँ पे ये अगेन कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो ये क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड होती है, इस चीज को याद रखना है। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। चलो एक पंगा तो सुधर गया, यहाँ पे खुशी हुई होगी तुम्हें कि शुक्र है कुछ रिएक्शंस तो बच गई हमारी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी ये देख के कि जब मैं
9th 10th में थी, तो मुझे बहुत खुशी थी, चलो ठीक है 10-15 रिएक्शंस तो बच गए हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो इससे खुश हो जाओ कि इसके आगे कोई रिएक्शंस नहीं है। देन ओके, नेक्स्ट हम करने वाले हैं, अगर हमारे पास मेटल जो है रिएक्ट हो जाए, नेक्स्ट सॉरी हम करने वाले हैं मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटल्स आर दी एलिमेंट्स, मेटल्स एक्चुअल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, वो सारा कुछ अब हम स्टडी करने वाले हैं। सो गाइज, जैसे मैं बता रही थी, हम करने वाले हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे? लूज कर देंगे, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और वो क्या, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अभी भाई देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, जो दान दे देगा, तो जान नहीं, दान देगा, जान नहीं देनी उन्होंने, दान देना है, तो दान देगा, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसे हम बोलेंगे कितना बढ़िया इंसान है ये, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? दान दे रहा है। जो दान नहीं देता, वो जो इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है, वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। वो क्या होता है? हमारे पास नॉन मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेते हैं, किनसे? मेटल से छीन लेते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या बना देते हैं? नेगेटिव आयंस बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनायंस, ओके। एंड देन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज दे फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बेचारा ये दुख का मारा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को अभी तक पता ही नहीं लग रहा उसे कौन सी पोजीशन चाहिए। हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बना देता है? H पॉजिटिव बना देता है। हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बना देता है? H पॉजिटिव बना देता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, ये होता है हमारा पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे सारे मेटल्स होते हैं, यहाँ पे सारे नॉन मेटल्स होते हैं, तो हाइड्रोजन को मेटल्स के बीच में रखा हुआ है। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक कॉन्ट्रोवर्शियल है, आज तक इसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो एक्सेप्शन ही है ये हाइड्रोजन। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? अभी देखो आपस में कैसे ये रिएक्ट करते हैं। मेटल्स एंड मेटल्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स एंड मेटल्स दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों क्या है? दानवीर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। एक क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो एक दूसरे की जरूरत है उन्हें, तो ये क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। देन देयर इज नॉन मेटल एंड मेटल, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आपस में क्या बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आपको चैप्टर नंबर 4 में है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में फुल डिटेल है इसकी, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अभी देखो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो समझ में आ गया कि ये आपस में आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम नोबल गैस को देखें, नोबल गैस में क्या होता है? ये संत महात्मा लोग हैं, ये खुश है अपनी जिंदगी में। कैसे खुश है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्टेट एंड डुप्लेट, डुप्लेट क्या होता है? के शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट क्या है? बाकी सारे शेल्स, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कौन से होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, होता है ऑक्टेट रूल। तो 8 इलेक्ट्रॉन ही है, ये खुश है अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा। मेटल्स जो है वो खुश नहीं है, वो कहते हैं मेरे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कहता 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। भाई क्या करें, क्या करें? हम मिनिमम नंबर की तरफ जाते हैं, या तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूं या 1 इलेक्ट्रॉन को जाने दूं। 7 इलेक्ट्रॉन को गेन, एनर्जी कंसिडरेशन भी सोचनी होती है ना। 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, बहुत मुश्किल चीज है ये। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। तो मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। देन देयर कम्स नॉन मेटल्स, क्या करते हैं? नॉन मेटल्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा या 5 इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स को भेजना मुश्किल है, नंबर क्या हो चुका है? हाई हो चुका है। 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इज इजी, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। कौन? मेटल्स। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? सारा रीजन कहाँ पे? देखो केमिकल रिएक्शंस जितने भी दुनिया में हो रहे हैं, सभी एक चीज की वजह से हो रहे हैं कि उनको अपना ऑक्टेट रूल जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करना है, इसी वजह से दुनिया में सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे आता है सोडियम क्लोराइड, बड़ी मजेदार चीज है ये। देखो
Na है 281, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाहर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। भाई क्या करूँ, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता हूँ और यहाँ पे क्या बना देता हूँ, ये क्या बनाया है इसने, कीटायन बनाया है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता हूँ, गेन करके क्या बना देता हूँ, अनायन बना देता हूँ। अनायन बना तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे अभी क्या होगा, नेक्स्ट चीज जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये देखो यहाँ पे डॉट लगा दिया इन्होंने, इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, क्लोरीन पे क्रॉस क्रॉस से बना दिए। बेटा ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन है, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे एक सोडियम मेटल ना, उसके बाद सोडियम मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरफ गया, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ गया, उसने क्या किया, इधर की तरफ नहीं भेजते इसको, ऐसे नहीं भेजते इसको, इसको हम ऐसे भेज देते हैं। तो यहाँ पे ही चला गया, इसने क्या किया, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे सारे क्या है, बाकी सारे पुराने वाले इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। और सोडियम क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया, देवता बंदा है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कहता मैं खुश हूँ, मैंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, वो कहता मैंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो यही चीज़ है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। इस चीज़ को देख के आप डर जाते हो, एक्चुअल में वही सेम चीज़ है। इलेक्ट्रॉन को गेन करा, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, उसके ऊपर नेगेटिव आ चुका है। सेम विद MgCl2 है हमारे पास, MgCl2, दिस इज द रिएक्शन। तो यहाँ पे Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। देखो यहाँ पे Mg है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। अभी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, एक क्लोरीन के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन की तरफ जाएगा। तो एक Mg किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 MgCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसको और सिंपल वे में कैसे देख सकते हो, Mg है, Cl है, ये नेगेटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, क्रॉस वैलेंसी करके MgCl2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Mg के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे एक के ऊपर कितने क्रॉस हैं, 7 क्रॉस है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। रिप्रेजेंटेशन है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे भी कितने हैं, 7 हमारे पास क्रॉस है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, एक कंपाउंड बन चुका है, दैट इज आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड्स होते क्या है, कहता है आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवा देते हैं। ओके, सो दीज कंपाउंड्स, और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी इनको बोलते हैं। तो बच्चा अभी इसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट इज दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आपने घर पे चीनी देखी होगी, शुगर देखी होगी, शुगर बोल दिया गलती से, आपने घर पे नमक देखा होगा, ठीक है, चीनी नहीं, नमक देखा होगा। तो नमक जो होता है दैट इज NaCl, कॉमन सॉल्ट, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये क्या होता है, आपको वैसे दिखने में लगेगा इट इज अ पाउडर्ड फॉर्म, लेकिन उसको अगर आप जूम इन करके देखोगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होता है। इनका एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है जो आपको हायर क्लासेस में आएगा। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। ये आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत, जब आप डिटेल में जाते हो तब आता है कि इनका इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, देन पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दैट्स इट, वही है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है कि ये है इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपस में अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसकी वजह से इनमें क्या होता है, मेल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसीलिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं पानी में, बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, इन सभी में ये इनसॉल्यूबल होते हैं। आपको ये भी आ सकता है विच इज दैट कंपाउंड, विच इज द टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आंसर क्या आएगा, आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में एंड लिक्विड स्टेट में। अगर उसको पानी में मिक्स करोगे, मतलब एक्वस सोल्यूशन, या उसको मेल्ट कर दोगे, तभी वो क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर आप पानी, अगर आप सॉल्ट रखते हो, यहाँ पे 2 तारे लगाते हो, बल्ब लगाते हो, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि
क्योंकि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, लेकिन अगर सॉल्ट का सोल्यूशन बना देते हो तो वहां पे अच्छी भली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। रीजन क्या है इसके पीछे? सॉलिड फॉर्म में जो आयंस होते हैं बहुत ही पास पास बैठे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके फ्री नहीं होते, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना बहुत जरूरी है। किसका फ्री होना बहुत जरूरी है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री कब होंगे? या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन वाली एनर्जी, भागने वाली एनर्जी, वो इनकी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगी एनर्जी, बहुत ज्यादा फुर्ती आ जाएगी और वो भागने लग जाएंगे, कंडक्शन हो जाएगी। यहाँ बीच में पानी को ऐड कर दो, पानी को ऐड कर दोगे आप, दूर दूर कर दोगे मेटल के एटम्स को, तो क्या होगा? अभी भी किसके पास जगह आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स में चलने फिरने की जगह आ जाएगी। ओके, सो दैट इज व्हाई मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है अकरेंस ऑफ मेटल्स, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चे पता नहीं क्यों इस टॉपिक से इतना डरते हैं, भागते हैं। अरे बहुत बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रिडिक्टेबल सा टॉपिक है, क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे। सो देखते हैं द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अक्कर नेचुरली, अभी मेटल्स की बात करें तो एक्सट्रैक्ट भी तो करेंगे मेटल्स को, कैसे, कहाँ से आते हैं मेटल्स? मिनरल से आते हैं। तो कहता है मेटल्स नेचुरली जिस फॉर्म में अक्कर हो रहे होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसे तो हम बोलते हैं मिनरल्स। और उन मिनरल्स में से जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, उसको क्या बोलते हैं? ओर। मिनरल्स क्या होते हैं? वो सारे अर्थ क्रस्ट में जो मेटल के कंपाउंड होते हैं जो मिल रहे हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? कि वो मिनरल्स हैं। लेकिन ओर्स क्या होती है? जब हम मिनरल्स में से सक्सेसफुली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उस चीज को हम ओर बोलते हैं कि भाई इसमें से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये सिर्फ अभी मिनरल नहीं रह गया, वो भी क्या हो गया? और बन चुका है। एक होता है टीचर, एक होता है बेस्ट 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 टीचर जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है? तो अभी हम क्या बोलते हैं कि वो ओर्स क्या होती है जिसमें प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन हो सके, किसकी? मेटल्स की। सो यहाँ पे एक लाइन भी बोली जाती है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितनी भी ओर्स होती हैं, सारी की सारी ओर्स जो हैं वो मिनरल हैं, बट सारे के सारे मिनरल जो हैं वो ओर नहीं होते, ठीक है? इसका क्या मतलब है? जितने भी दुनिया में मिनरल है, जरूरी नहीं उनमें से प्रॉफिटेबली मेटल निकाल सकते हो, लेकिन जितनी भी ओर है वो तो मिनरल से ही आई है। मिनरल ओर क्या है? मिनरल का ही सब पार्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देखो तीन तरह से इसको स्प्लिट किया जाता है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। उस तरीके से इस चीज को स्प्लिट कर दिया जाता है। इन तीनों की एक्सट्रैक्शन जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो एक एक करके एक्सट्रैक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एनरिचमेंट ऑफ ओर, या इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, देखो कोई भी चीज नेचुरली पाई जा रही है, उसमें गंदमन तो लगा ही होगा ना, इम्प्योरिटीज तो होंगी ही। उन्हीं इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग। इसको गैंगू नहीं बोलना, डेंगू गेंगू ऐसे नहीं बोलना, इसको गंगूबाई नहीं है ये क्या है? गैंग। तो गैंग से आप ये याद रख सकते हो, गैंग क्या होते हैं? व्हाट आर गैंग्स? जिसमें भाई लोग होते हैं, ठीक है? अभी देखो अगर तुम में से भी कोई किसी गैंग में है तो बुरा मत मानना, जस्ट वैसे ही बोल रही हूँ ये, और कल पता लगे मैं यहाँ पे दिख ही नहीं रही हूँ, मेरे को गैंग वाले मेंबर उठा के ले गए, ठीक है? वो काम नहीं करना। तो गैंग क्या होता है? गैंग में क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है, तभी इसका नाम क्या रखा गया है? गैंग रखा गया है। इसको कई बच्चे गैंगू प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज रॉन्ग। सो ओर्स माइंड रॉन्ग तो नहीं कुछ है, बस ठीक है यार, गैंगू बोलो, गैंग बोलो, बस एग्जाम में GANG मत लिखा ना, GANGUE लिख के आना वहां पे। ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ, ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड किससे? लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज से। उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। सो सबसे पहले इन्हीं इम्प्योरिटीज को बाहर निकाला जाता है, साफ किया जाता है। किसको? उस मिनरल को, उस ओर को, जिससे हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में तीन चीजें हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। तो ये जो चीज है ये देख के बच्चे काफी डर जाते हैं, तो इसको बड़े इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो अगर तो आपके पास होगा मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी,
तो हाई रिएक्टिविटी पे आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस कर देनी है, ठीक है। जो मेटल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई बहुत अच्छे घुले मिले बॉन्ड ही बहुत खतरनाक बना हुआ है, तो उनमें से मेटल को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अभी क्या हमने इलेक्ट्रोलिसिस का, करंट का यूज करना पड़ेगा। इन सभी को डिटेल में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अभी सिर्फ याद कर लो कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी में क्या होता है, 3 तरीके से ओर्स प्रेजेंट होती है। अगर तो वो ऑक्साइड में ही प्रेजेंट है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ने ऑक्साइड ही बनाया हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा क्या कर देना है, इसको रिड्यूस कर देना है, इसकी रिडक्शन कर देनी है, हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। अगर हमने क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारे पास सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे। अगर आपके पास कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो पहले उसको क्या करोगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे। मतलब एट द एंड आपको ऑक्साइड ही काम आने वाला है, ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करके आप रिडक्शन करके मेटल में करोगे। अगर सल्फाइड है पहले ऑक्साइड में करोगे, कार्बोनेट है पहले ऑक्साइड में करोगे। तो इसमें रिडक्शन के जो प्रोसेस है वो ही बदल जाते हैं, बाकी सब कुछ तो सेम रहता है, मीडियम रिएक्टिविटी में भी, लो रिएक्टिविटी में भी। तो एक एक करके इस चीज को समझते हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स टॉप ऑफ सीरीज। टॉप ऑफ सीरीज मतलब कि जहां पे हाई रिएक्टिविटी है, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, ये क्या है, हाई रिएक्टिविटी है इनकी। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, यहाँ पे जगह नहीं है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज दैट थिंग। यहाँ पे एक चीज कैथोड होगी, एक चीज होगी एनोड, ठीक है। एक चीज होगी कैथोड, एक चीज होगी एनोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैटरी को लगा देंगे, बैटरी को लगा देंगे। और जो हमारे पास, याद रखना, कैटायन जो होता है दैट इज अ पॉजिटिव आयन, बट जो कैथोड होती है दैट इज व्हाट, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कैटायन इज पॉजिटिव। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कैटायन जो है वो पॉजिटिव होता है, कैटायन इज पॉजिटिव। इसको आप सीपी कैनॉट प्लेस से याद रख सकते हो, जो दिल्ली के लोग हैं या जिन्होंने कैनॉट प्लेस देखी हुई है वो कैनॉट प्लेस दिल्ली, कैटायन पॉजिटिव, ऐसे याद रख सकते हो। या आप कॉस्ट प्राइस से याद रख सकते हो इस चीज को। मैथ तो यार पढ़ा ही होगा आपने, मैथ तो आता ही होगा, कॉस्ट प्राइस तो सुना ही होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस में मैथ से मुझे भी डर लगता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सुना है कि कॉस्ट प्राइस कुछ होता है, सेलिंग प्राइस कुछ होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सीपी कैटायन पॉजिटिव, ऐसे इसको याद कर लो। और जो इसकी इलेक्ट्रोड होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। इलेक्ट्रोड जो होती है यहाँ की नेगेटिव होती है और एनोड जो होती है पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वाली इलेक्ट्रोड हमारी क्या हो जाएगी, एनोड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, कैथोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सोल्यूशन फिल कर दिया, किस चीज का, NaCl का सोल्यूशन जो है वो फिल कर दिया। अभी मैंने NaCl में से उसको निकालना है, किसको निकालना है, मैंने Na को निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, करंट को पास करूंगी, तो यहाँ पे आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। जो Na पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो Cl नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे क्लोरीन गैस उड़ जाएगी, ठीक है, बन के बाहर आ जाएगी। हमारे पास क्या डिपॉजिट हो जाएगा, मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज मतलब जिनकी इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे कहता है यहाँ तो वो ऑक्साइड में ही प्रेजेंट हो, फिर तो इजी है, उसकी रिडक्शन कर दो। अगर वो सल्फाइड और कार्बोनेट्स में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के 2 प्रोसेसेस है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इससे। दिस सल्फाइड ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोस्टिंग जो होती है, जब हम सल्फाइड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं,
ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। उसे क्या बोलते हैं, रोस्ट कर देना। आजकल रोस्टिंग काफी फेमस हो चुका है ना वर्ड, कि हाँ यार उसने तो उसको रोस्ट कर दिया, तो वहां से इसे याद कर लो कि रोस्ट कर दिया, कैसे रोस्ट कर दिया, ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। बहुत भरी समाज में, पूरी वहां पे बहुत सारे लोग बैठे और आपने अपनी फ्रेंड को रोस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रोस्टिंग किसमें हो रही है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। कैल्सिनेशन क्या है, द कार्बोनेट और सी से याद रख लो, कैल्सिनेशन एंड कार्बोनेट, ठीक है, कैल्सिनेशन एंड कार्बोनेट। तो यहाँ पे कार्बोनेट की फॉर्म में होती है जिसको हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर। यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, रोस्टिंग तो हमने भरी समाज में कर दी, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हमने करा। सो दीज आर द रिएक्शन, ZnS वो ऑक्सीजन के साथ करा तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गए। यहाँ पे जिंक की कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया, अगेन इन दोनों में हीट किया इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारे पास आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे ये सेम चीज ही है, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे ऑक्साइड्स में अभी तीनों चीजें आ चुकी है। अगर ऑक्साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अगर ऑक्सीजन सल्फाइड्स में होगा तो आपको क्या करना है, उसको रोस्ट कर देना है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, रोस्ट भरे समाज में आ गया। ऑक्साइड्स में किसमें होगा, कार्बोनेट्स में कैल्सिनेशन कर देनी है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, फिर से कहाँ पे आ गया, ऑक्साइड्स में। अभी तीनों ऑक्साइड्स में आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको रिड्यूस करना। रिडक्शन किसमें होती है, कार्बन के साथ इसकी रिडक्शन करी और हमारे पास जिंक तो बन गया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में वो निकल गया। टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट के था, यूजुअली जो होती है कार्बन का यूज किया जाता है उसको रिड्यूस करने में, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कार्बन से रिड्यूस नहीं होते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है जिंक से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से ऊपर है। तो अगर जिंक को कार्बन कर पा रही है और किसी और मेटल को कार्बन नहीं कर पा रही है, तो अभी हमें क्या चाहिए, कार्बन से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज चाहिए। अगर वो कार्बन जिंक को कर पा रही है रिड्यूस, लेकिन इस मेटल को नहीं कर पा रही, फॉर एग्जांपल मैंगनीज को नहीं कर पाती, क्रोमियम मेटल को नहीं कर पाती, तो मैं क्या करूंगी, जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव चीज कौन है, एल्यूमिनियम, मैं उसको चूज करूंगी। उससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, Mn बन जाएगा और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट जनरेट होगी। ओके, तो कौन से दो मेटल्स हैं जो कार्बन से नहीं होते रिड्यूस, दैट आर मैंगनीज एंड क्रोमियम। बिल्कुल इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज थर्माइट रिएक्शन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम के किसके साथ रिएक्ट करवाया, फेरिक ऑक्साइड के साथ। फेरिक क्या होता है, बिल्कुल मैंने आपको बताया था, +3 वैलेंसी वाला, जिसमें आयरन की वैलेंसी क्या है, इक जहां पे लग जाए ना, IC लग जाए, वहां पे क्या है, हायर वैलेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हायर वैलेंसी 3 पॉजिटिव, फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है। जब फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास होता है, बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होती है। इतनी हीट रिलीज होती है कि उस चीज को हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर दो आयरन के पीस हैं, ठीक है, उनको आपस में ज्वाइन करना है, दो मेटल को ज्वाइन करना है, तो वेल्ड करना है, तो उसके लिए हम किस चीज को याद करते, किस चीज को यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा देते हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट इससे प्रोड्यूस होती है और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से याद रखना है, ये रिएक्शन भी याद रखना है, ओके, इसके यूज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आता है लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चे लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, अगर सल्फाइड होगा अगेन अब वही चीज करोगे, ठीक है, अपना रोस्टिंग करोगे। अगर कार्बोनेट होगा कैल्सिनेशन करोगे, सेम वही चीजें करनी है। तो बाद में एंड में क्या हो जाता है, यहाँ पे इन्होंने वही किया, जो जो मेटल्स जो है लो रिएक्टिविटी सीरीज में, उसी को रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे HgO बन गया। HgO के अगेन देन क्या किया, हीट कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, सिर्फ हीट। सी
जो हमारे पास मिडल रिएक्टिविटी सीरीज वाले थे वहां पे तो हमें कार्बन या कोई और रिएक्टिव मेटल उसके साथ रिएक्शन करवाना पड़ा, तब जाके हमारा क्या हुआ, रिडक्शन हुई मेटल की। बट यहाँ पे सिर्फ हीटिंग करने से ही काम चल जाएगा, बस इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हीट करने से ही काम चल जाएगा, आपको रिडक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बच्चा अभी क्या हो गया, पहले कॉन्सेंट्रेशन कर ली, मतलब गैंग वगैरह हटा दी, इम्प्योरिटीज हटा दी। सेकेंड, आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होगी, तो उन इम्प्योरिटीज को कैसे करना है, उन इम्प्योरिटीज को ऐसे करना है कि आपने थिक ब्लॉक लेना है इम्प्योर मेटल का थिक ब्लॉक लेना है, प्योर मेटल का थिन ब्लॉक लेना है, थिन स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल। तो यहाँ पे जो एनोड होगी वो आपकी इम्प्योर मेटल की होगी, इट शुड बी थिक, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, इट शुड बी थिक एंड दिस शुड बी वेरी वेरी थिन, ये बहुत ही ज्यादा थिन होनी चाहिए। ये इम्प्योर मेटल की है एंड दिस इज ऑफ प्योर मेटल, ये प्योर मेटल है। तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक मिनट रुको, हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, जैसे करंट का फ्लो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो सपोज कर लो यहाँ पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले ये मेटल है, इसके बीच में मेटल Cu के एटम्स भी हैं और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन भी है, तो 10 Cu के एटम्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो ज्यादा आ चुका है बिकॉज करंट फ्लो करना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे सपोज कर लो 12 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ जाएगा और ये क्या करेगा, सोल्यूशन में मैंने क्या लिया है, एसिडिफाइड मतलब H2SO4 भी होगा इसमें, एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है मैंने। तो यहाँ पे कॉपर के आयंस होंगे, तो कॉपर के आयंस क्या करेंगे, इस 12 दो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके साथ चिपकते रहेंगे, इसके साथ क्या लेंगे, चिपकते रहेंगे, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ से क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, पहले सपोज कर लो 10 Cu एटम्स थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, कोई इनसे इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है, तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई बट यहाँ पे एटम ज्यादा है, तो क्या हो गए, कैटायंस जो हैं वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, कहाँ पे, सोल्यूशन में। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमने मोटी सी क्या ली थी, एनोड ली थी, हमने एनोड को इम्प्योर मेटल को थिक लिया था, मोटा लिया था, तो थिक जो एनोड है उसमें से जो केटायंस है वो निकल के बाहर आते रहेंगे और जो कैथोड है उसके ऊपर प्योर मेटल जाता रहेगा। तो इसके जब ये टूट रहा होगा ना, जब ये ब्रेक हो रहा होगा, इम्प्योर मेटल जब ब्रेक हो रही होगी, तो साथ साथ में यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप कपड़े नहीं झाड़ते हो, ठीक है, कपड़े झाड़ते हो ऐसे ऐसे करके, तो आप डस्ट को बाहर निकाल देते हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएंगे, केटायंस बाहर आएंगे, तो इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे सोल्यूशन में जाती रहेंगी, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो तो सोल्यूशन में रह जाएंगी, जो इनसॉल्यूबल है वो नीचे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। ओके, अगेन मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से। यहाँ पे हमने क्या लिया, इम्प्योर मेटल ली, इस चीज को बहुत ही ज्यादा थिक इम्प्योर मेटल ली, और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से ये पॉजिटिव को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव आयंस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो केटायंस है वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और इसी चक्कर में जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसे हम एनोड मड बोलते हैं। ओके, सो अभी ये सारी चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे इम्प्योर मेटल क्या है, वो एनोड लेनी है, प्योर मेटल जो है वो कैथोड लेनी है, थिन होनी चाहिए, वो थिक होनी चाहिए, थिक ब्लॉक होगा। अ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट आप लेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एसिडिफाइड होगा, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एंड प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोसाइट, ये सारा प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। तो नीचे एनोड मड बन जाएगा, जिसमें क्या होगी, इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ओके, देन देयर इज करोजन। वैसे तो करोजन पे 10 मिनट्स की प्रॉपर वीडियो बनी हुई है,
ठीक है। तो वहां पे आपने करोजन को डिटेल में स्टडी करना है, यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, वहां पे मैंने फुल डिटेल में करवाया। तो करोजन क्या होती है, ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस है, ऑक्सीजन आया बाहर से, मॉइस्चर है, एयर है, ऑक्सीजन है, इसकी वजह से क्या होता है, मेटल की सरफेस क्या होती है, करोड होनी शुरू हो जाती है, खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो करोजन हो रही होती है आयरन में, तो उसी चीज को हम रस्टिंग बोलते हैं, उसी चीज को ही, आयरन की करोजन को ही रस्टिंग बोला जाता है। रस्ट जो होती है रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है। मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम के ऊपर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आती है, लेकिन वो वहां पे सेटल रहती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो यहाँ पे आयरन के ऊपर लेयर आती है आयरन ऑक्साइड की, वो क्या होती है, काफी फ्लेकी होती है, पोरस होती है, तो वो क्या होती है, झड़ती रहती है, गिरती रहती है। तो अभी क्या करिए, धीरे धीरे वो सारे मेटल्स को खा जाता है। कौन खा जाता है, हमारा मॉइस्चर या एयर। और इसकी कंडीशन भी यही होती है कि 2 कंडीशन होती है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी है, जो मैंने 10 मिनट कंसेप्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑक्सीजन एंड वाटर जो है दैट आर मेन कंडीशंस फॉर करोजन। अगर इन दोनों में से एक भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो करोजन नहीं होगी। पर हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन तो होती ही होती है, तो करोजन इज वेरी मच ओके। सो दिस इज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ये है आयरन 3 ऑक्साइड जिसमें एक्स अमाउंट ऑफ H2O है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फिक्स्ड यहाँ पर। नेक्स्ट इज करोजन ऑफ अदर मेटल। सिल्वर जो है वो करोड होके ब्लैक सब्सटेंस बना देता है। चांदी के सिक्के जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो जाता है आफ्टर सम ईयर्स। एंड जो कॉपर है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो सो कार्बन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस ग्रीन। ओके, ये मैंने आपको अभी इसी चैप्टर में समझाया था कि अगर हम कॉपर को बहुत ही ज्यादा प्रोलॉन्ग हीट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड किसकी बनती है, ब्लैक कलर की बनती है। बट अगर हम क्या करते हैं, ग्रीन, अगर हम करोड नेचुरली करोजन हो रही है तो वहां पे क्या करता है, ग्रीन कलर की लेयर बनती है, और ये करोजन बहुत ही स्लोली होती है, एकदम से नहीं होती। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने अलॉयज के ऊपर भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, करोजन के ऊपर भी बनाई हुई है, तो आपको इन दोनों को स्टडी करना है। एंड यहाँ पे इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।